फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो भी इंटीग्रेटेड फॉर्म एक्सप्रेशन में। आखिरकार तुम्हारे दिमाग में आया होगा कि आखिरकार जब हमारे पास रेट लॉ इक्वेशन या रेट लॉ एक्सप्रेशन है तो फिर इस फॉर्मूले की क्या ज़रूरत पड़ी। तो सबसे पहले जनरल हम बात करते हैं, जैसे मान लो कि हमारे पास रिएक्टेंट है, उससे एक प्रोडक्ट बनता है। क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। हम बात करते हैं कि अगर इसका रेट है तो रेट इक्वल टू होगा KR⁻1। अगर हम रेट का डिफरेंशियल फॉर्म लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन में लिखते हैं, तो हो जाता है -dR/dt, और इसी को हम लोग बोलते हैं रेट, और इसको हम लोग बोल सकते हैं KRI1। तो सिंपल सी बात, आखिरकार इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी डिफरेंशियल इक्वेशन की, क्योंकि अगर मान लो कि मुझे किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट निकालना है, तो रेट कांस्टेंट अगर हम इस तरीके से निकालना चाहते हैं तो मैं क्या पता होना चाहिए कि सबसे पहले पता होना चाहिए कि रिएक्शन कौन सी है, फर्स्ट ऑर्डर है, जीरो ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर, कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है, पहली इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि हमें पता होना चाहिए कि आखिरकार उसकी रेट की वैल्यू क्या है, तब जाके हम रेट कांस्टेंट निकाल पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि ये वाला मेथड काफ़ी कठिन है रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। तो हमने क्या किया, एक दूसरा मेथड लाया जिसको कहा गया है इंटीग्रेटेड फॉर्म वाला। इंटीग्रेटेड फॉर्म कुछ नहीं, इसी से जाकर ड्राइव किया गया है। अब देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखते जाना। यहाँ के को हम लोग क्या लिख लेते हैं, K1, ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर रहे कि रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो हम क्या करते हैं कि इतनी इक्वेशन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, -dR/dt इक्वल टू K1R। इस R को हम यहाँ लेके आते हैं, इस T को हम यहाँ लेके आते हैं। अब कोई किसी के दिमाग में आया होगा ऐसा हमने क्यों करा है, ये सोच लो कि जस्ट इंटीग्रेशन का एक मेथड है। जो बायो वाले हो इतना समझ लो कि इंटीग्रेशन का एक मेथड है, और जो मैथ वाले हैं तो उनके लिए एक इंटीग्रेशन की वीडियो अपलोडेड है, पूरा मैथ भी कवर कराया गया है। मतलब चाहे तुम्हारा फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, वो भी न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग कवर कराया गया है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे -dR/R इक्वल टू K1dt। क्या समझे? इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद हम क्या करें, हम क्या करते हैं कि दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं, इस साइड इंटीग्रेशन और इस साइड इंटीग्रेशन। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो एक बात याद रखना कि dx/x, समझ लो कि इंटीग्रेशन का रूल है, इसका आंसर आता है ln x। क्या आता है? ln x। ये सोच लो कि एक प्रकार का रूल है कि dx/x इक्वल टू होता है ln x। इंटीग्रेशन एक रूल है। अब देखो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे को, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका आंसर आएगा ln r। और एक चीज़ याद रखना कि जो चीज़ कांस्टेंट होती ना उसका इंटीग्रेशन होता ना डिफरेंशिएशन होता, तो k आ जाएगा बाहर, K1dt। इसको इंटीग्रेट करोगे -ln r K1t प्लस i। इस i को बोलते हैं हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्यों आता है? आता है कांस्टेंट की वैल्यू की वजह से, जो मैंने पिछली वाली वीडियो में काफ़ी ढंग से क्लियर किया है। अब देखो हम लोग क्या करेंगे, इस i को इंटीग्रेशन कांस्टेंट निकालने के लिए हम इनिशियल कंडीशन के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करते हैं। मैं इनिशियल कंडीशन की हेल्प से हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो कैसे निकालते हैं कि t की वैल्यू 0 होगी तब मोलर कंसंट्रेशन होगी R0 के बराबर, मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन होगी। ये वाली वैल्यू करो, इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करो, ln R0 इक्वल टू K1 इंटू 0 i। तो i की वैल्यू तुम्हारे पास क्या देखने को मिली, ln R0। तो तुम्हारे पास i की वैल्यू आ गई है, और हम क्या करेंगे, इस i को हम इसके अंदर पुट कर देंगे, तो -ln R K1t -ln R। अब हम क्या करते हैं कि जो ln वाला टर्म है एक साइड लेके आते हैं और रेट कांस्टेंट वाला एक साइड टर्म लेके आते हैं। तो जब हम इसको थोड़ा चेंजेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो ये ln नॉट होगा, मतलब इनिशियल है ना। देखो
करेंगे तो ln R0 माइनस ln R इज इक्वल टू K1T। अब तुम्हें एक सिंपल सी बात याद होना चाहिए कि ln x माइनस ln y इक्वल टू होता है ln x अपॉन y। क्या होता है? ln x अपॉन y। और ln x प्लस ln y इक्वल टू होता है ln x y। और एक चीज़ हमेशा याद रखना कि ln x इक्वल टू होता है 2.303 log x के बराबर। क्या समझे? तो हम लोग क्या करेंगे, इसको करेंगे तो ln R0 अपॉन R ये रहा इक्वल टू K1T। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं कि K की वैल्यू आती है K1 इज इक्वल टू 1/T ln R0 अपॉन R। क्या समझे? तो देखो यहाँ अगर तुम्हें रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालें तो तुम्हें क्या पता होना चाहिए, T मतलब कितना टाइम लगा, इनिशियल कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन एट T टाइम पर। जैसे देखो हमने क्या बोला कि रिएक्टेंट था, इससे क्या बना प्रोडक्ट। तो इनिशियल कंसंट्रेशन हम मान के चलते हैं कि इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी R0 और इसकी प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन थी 0। इसकी फाइनल कंसंट्रेशन बची कितनी R। अभी इसके अपन से मतलब नहीं है, यहाँ से लेके यहाँ तक आने में उसे कितना टाइम लगा वही T है। जैसे मान लेते हैं कि इसकी इनिशियल इसके पास थे 10 मोल, 10 मोल में से इसके 4 मोल कन्वर्ट हो गए प्रोडक्ट में, तो इसके पास कितने मोल बचे? 6 मोल। 4 से 6 आने में इसे कितना टाइम लगा वही है T, वही उसी को बोलते हैं टाइम। समझे कि नहीं समझे? इसी को बोलते हैं हम टाइम। तो हम क्या बोलते हैं कि K1 इज इक्वल टू 1/T ln R0 अपॉन R। इस इक्वेशन को याद रखना बहुत काम की चीज़ है तुम्हारे लिए, क्योंकि इस इक्वेशन की हेल्प से हम काफ़ी दूसरे मतलब क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। तो इसको तुम इस तरीके से भी लिख सकते हो K1 इक्वल टू 2.303 log R0 अपॉन R अपॉन T, क्योंकि हमने क्या किया ln को log में कन्वर्ट कर दिया है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तक तुम्हें कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या नहीं आनी चाहिए। अब देखो इस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, थोड़ा मॉडिफाई और करते हैं, यहीं से स्टार्ट कर देते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि ln R इज इक्वल टू ln R0 माइनस K1T। तो इस इक्वेशन की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि हम निकाल सकते हैं कि T टाइम पर तुम्हारे पास कितना रिएक्टेंट बचा हुआ होगा। जैसे मान लो ए वही तो है कि आखिरकार कितना रिएक्टेंट बचा हुआ है, तो उसके लिए तुम्हें इनिशियल कंसंट्रेशन पता होना चाहिए, रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता होना चाहिए और टाइम कितने टाइम पे तुम्हें निकालना है। बाकी सब तो निकालना आसान हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक तुम्हें काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या आई हो तो एक बार रिवाइज़ करके देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखो जैसे मान लो कि हमारे पास रिएक्शन तो वही है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग टाइम पे, मतलब ये मान लो कि 2 बच्चे हैं, एक चुन्नू है एक मुन्नू है। तो क्या करते हैं कि ये देखते हैं, चुन्नू देखते हैं 10 सेकंड पे, इसे बोलते हैं T1, और मुन्नू देखते हैं 25 सेकंड पे, इसको बोल देते हैं T2। समझे कि नहीं समझे? तो इनिशियल कंसंट्रेशन थी इसकी R0, इसकी थी 0। जब चुन्नू ने देखा T1 टाइम पे तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई है R1, इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं P1 हो जाती है। क्या समझते हैं? फिर क्या करते हैं कि मुन्नू ने देखा T2 टाइम पे तो इसकी कंसंट्रेशन हो गई है T2 और इसकी कंसंट्रेशन मान लेते हैं P2।
जैसे मान लो कि अगर इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन थी 20 मोल, तो मान लो इसने देखा 15 मोल पे, इसने देखा 7 मोल पे। हम क्या करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ln R1 इज इक्वल टू ln R0 माइनस K1 T1। अब मुन्नू के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो ln R2 इज इक्वल टू ln R0 माइनस K1 T2। देखो K की वैल्यू K की वैल्यू चेंज नहीं होगी, क्योंकि K क्या है, रेट कांस्टेंट है, जो कि रिएक्शन की कंडीशन पे डिपेंड करती है, ना कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट पे। टेम्परेचर इन सब पे डिपेंड करती है। तो देखो ये पहली रही, ये दूसरी रही। हम क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे से घटा देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ln R1 माइनस ln R2, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस K1 T1 प्लस K1 T2। कहानी वही होगी कि ln R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू K1 T2 माइनस T1। तो यहाँ तक तुम्हें क्या बात समझ में आई है? R1 क्या है, R1 इज अ कंसंट्रेशन एट T1 टेम्परेचर एंड R2 इज द कंसंट्रेशन एट T2 टेम्परेचर। टेम्परेचर नहीं, टाइम पर। किस पे है, टाइम पे, थोड़ा करेक्शन कर लेना। तो हमने क्या देखा है, K1 इज इक्वल टू ln R1 R2 अपॉन T2 माइनस T1। तो मतलब इस तरीके से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। अब वही कहानी आती है कि ln को लॉग में कन्वर्ट कर दोगे तो K1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.303 लॉग R1 R2 T2 माइनस T1। हाँ, एक बात और तुम्हें याद रखनी है, वो क्या रखनी है कि माइनस ln x जो होता है उसकी वैल्यू तुम ln 1/x भी लिख सकते हो इस नेगेटिव को करोगे तो, या फिर हम कह सकते हो कि माइनस ln x अपॉन वाई इज इक्वल टू ln y अपॉन x। इस नेगेटिव का थोड़ा फ़र्क देखते रहना। तो यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। क्या समझे कि मेरे हिसाब से तो नहीं आनी चाहिए। एक बिल्कुल यहाँ से लोग क्लियर हो जाने चाहिए हर बात। हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन की हेल्प से हम थोड़ा और कारनामे करते हैं। इस इक्वेशन को देखो, हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में वर्क कर रहे हैं हम लोग। देखो हमने क्या किया है कि दोनों साइड नेगेटिव नेगेटिव कर दो, नेगेटिव। तो एक कन्वर्ट कर देंगे हम ln R अपॉन R0 इज इक्वल टू माइनस K1 T। तो हम क्या देखेंगे, देखो हाँ, जैसे मल्टीप्लिकेशन का डिवीज़न होता है, प्लस का माइनस होता है, ऐसे ही ln का e होता है। देखो जब इसको ln को हम इस साइड भेजेंगे तो ये e के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट से कन्वर्ट हो जाएगा, इस इक्वल टू e की e माइनस टी। तो r इस इक्वल टू R0 e की पावर K1 T। आया समझ में कि नहीं आया समझ में? मतलब इस इक्वेशन की हेल्प तुम और चीज़ आसानी हो गई है। ये है पता है कंसंट्रेशन एट टी टेम्परेचर, सॉरी टी टाइम पर, कंसंट्रेशन एट टी टाइम। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ये K1 क्या है, रेट कांस्टेंट है। मतलब इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं।
या फिर हम इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, जो तुम्हें सही लगे। क्वेश्चन कराएंगे तब जाके बहुत कुछ तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो जाएगा। अब देखो एक इसमें और ट्विस्ट लेते हैं हम लोग। जैसे मान लो ए रिएक्टेंट है, ए प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, समझे कि नहीं। हम मान लेते हैं कि इसकी T इक्वल टू 0 था, मतलब इनिशियल था, इसकी कंसनट्रेशन 0 थी, इसकी कंसनट्रेशन A थी, इसकी कंसनट्रेशन 0 थी। फिर उसके बाद हम क्या कहेंगे कि हमारे पास ए मान के चलते हैं कि इसके A मोल हैं, इसके 0 मोल हैं। हम मान के चलते हैं कि T टाइम पे X मोल फॉर्म हुए प्रोडक्ट के, तो हम क्या कहेंगे कि कि A में से X मोल यूटिलाइज हो गए हैं प्रोडक्ट बनाने में। तो आखिरकार यहाँ कितने बचे होंगे, यहाँ बचेंगे A माइनस एक्स। या फिर हम बोल सकते हैं कि T टाइम पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है Y, और Y की वैल्यू है A माइनस एक्स के बराबर। तो अभी देखो तुमने फॉर्मूले पढ़ रहे थे ना कि K1 इज इक्वल टू ln R0 अपॉन R अपॉन T, यही पढ़ रहे थे कि नहीं पढ़ रहे थे। तो बेसिकली ये क्या है, इसको हम A रखते हैं, इसको हम Y रखते हैं। तो K1 इज इक्वल टू, इसको लॉग में कन्वर्ट कर लो, 2.303 अपॉन 2 A अपॉन Y। Y को किस में कन्वर्ट कर दो, A माइनस एक्स के फॉर्म में। तो K1 इज इक्वल टू 2.303 A माइनस एक्स। तो इस फॉर्म में भी ला सकते हो, क्या समझे। देखो Ax क्या है, X रिएक्टेंट के वो मोल हैं जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुए हैं, याद रखना। X वो कंसंट्रेशन है जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट में चेंज हुई है। तो मुझे उम्मीद है कि अब यहाँ तक बेसिक सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी। कई जगह तुम्हें इस तरीके से भी लिखा देखने को मिला होगा, 2.303 T माइनस A माइनस एक्स अपॉन A। कुछ नहीं, नेगेटिव का खेल है, नेगेटिव लगा दो, ऊपर नीचे फ्लिप कर जाते हैं। यहाँ लॉग है यार, हम भूल गए हैं, लॉग है, लॉग। समझे कि नहीं समझे। लॉग में मतलब ये है कि नेगेटिव लगा तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर हो जाता है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि आखिरकार जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन हमने पढ़ी है, इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। इसी को बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अगर तुम्हें यहाँ रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी, तुम्हें क्या क्या चाहिए, टाइम चाहिए, इनिशियल कंसंट्रेशन चाहिए, और कंसंट्रेशन एट T टाइम पर चाहिए। और तुम निकाल सकते हो कि इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट उस गिवन टेम्परेचर पे क्या होगा। अभी चिंता नहीं करो, गैसेस फेस के लिए भी हम कराएंगे, चिंता नहीं करो, सब कराएंगे। अब थोड़े क्या करते हैं कि आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा स्लोप के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों को कई बार दिक्कत आती है स्लोप में। तो स्लोप बेसिकली आखिरकार हम यहाँ बनाने वाले हैं, वो बनाने वाले हैं लॉग R का वर्सेस टाइम का, इन दोनों के बीच का हम स्लोप बनाने वाले हैं। और एक स्लोप हम बनाएंगे लॉग R0 अपॉन R का वर्सेस टाइम पर। तो अगर यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई समस्या आ रही है, तो मैं क्या कहूँगा कि एक बार हर चीज़ थोड़ा रिवाइज कर लेना। देखो अब हम क्या करते हैं कि हम इसी इक्वेशन में दोबारा लौट के आते हैं, इस इक्वेशन में। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, K1 इज इक्वल टू 2.303 लॉग R0 अपॉन R अपॉन T। इस इक्वेशन को हम एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो देखो K1 इज इक्वल टू 2.303 T लॉग R0 माइनस
303 t log r। क्या समझे? ये रहा अपने पास सिंपल सा एक तरीका। तो हम कुछ इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ लेके आते हैं, उसको यहाँ लेके आते हैं। तो t = k1 = 2.303। अब थोड़ा ज़्यादा सही लगा, log r0 माइनस log r। समझे कि नहीं समझे? अब देखो, टाइम है x एक्सिस पे और ए वाली क्वांटिटी है y एक्सिस पे। देखो और सिंप्लीफाई करते हैं हम। log r = माइनस k1 2.303 टाइम प्लस log r0। अब ये कुछ ज़्यादा अच्छा देखने को लगा। मुझे पता है कि 11th क्लास तो हमने पढ़ी नहीं होगी, इक्वेशन ही समझ में आ नहीं रही, क्योंकि बेसिकली इक्वेशन है लाइन की, तो कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, इस पूरी क्वांटिटी को माना है हमने y एक्सिस और इसको माना है हमने x एक्सिस। और तुम जानते हो कि लाइन की जनरल इक्वेशन होती है y = mx + c। नहीं जानते तो सुन लो कि इक्वेशन लाइन की इक्वेशन होती है। इससे और इसको कंपैरिजन करते हैं तो देखो, x क्या है t, y क्या है a रहा। तो जो m है, ये m क्या है, a वाला कंपोनेंट, माइनस k1 2.303 और c क्या है, a वाला कंपोनेंट। क्या समझे? अब तो समझ में आ गया कि नहीं आ गया है कि बाई log r है, ये रहा। अब देखो, एक लाइन की इक्वेशन, अब इसकी हेल्प से ग्राफ बनाना काफ़ी आसान हो जाता है। अब तुम जानते हो कि अगर मान लो कोई भी लाइन ग्राफ पे रिप्रेजेंट करनी होती तो कम से कम 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो अगर तुम्हें बचपन में याद हो, तुम कैसे करते थे, x/y, पहले इसकी 0 रखते तो इसकी वैल्यू निकालते थे, और फिर इसकी 0 रखते थे, फिर इसकी वैल्यू निकालते थे, और एक वैल्यू यहाँ आती थी और एक वैल्यू यहाँ आती थी। अगर विश्वास ना हो तो y = 2x + 4 का ग्राफ बना के देख लेना। तो इस तरीके से ही निकालते थे। तो इसकी तब तुम 0 रखते थे तो क्या आती थी, 0,4, और जब इसका तुम रखते थे 0 तो आता था -2,0। तो तुम्हारे पास पॉइंट आ जाते थे। ऐसे ही खेला, इसके साथ भी खेलेंगे अपन। हम क्या करेंगे कि देखो, बात ऐसी है कि पहले हम x की वैल्यू 0 रखेंगे। x मतलब पहले हम रखेंगे t की वैल्यू 0। t की वैल्यू 0 रखेंगे तो देखेंगे कि log r की वैल्यू क्या आती है। देखो, इसकी वैल्यू 0 रखो, इसकी पूरी तुमने रख दी है। तुम देखोगे log r = log r0। तो पहला कोऑर्डिनेट तुम्हें क्या मिला है, 0, log r0। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ किसी पॉइंट पे यहाँ आ रहा होगा। समझे कि नहीं समझे? क्योंकि बेसिकली ये जो y एक्सिस है, ये log r इस पे रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे पता है कि बहुत नहीं आ रहा हो, कोई बात नहीं, घबराओ नहीं, सब कराएंगे। अगर डायरेक्ट निकाल देंगे तो फिर या फिर डायरेक्ट ग्राफ याद कर लेना, सीधे सिंपल सी बात है। ये कर लिए हैं। फिर हम क्या करेंगे, दूसरी कंडीशन में हम करेंगे कि log r की वैल्यू 0 रख देंगे। log r की वैल्यू 0 रखोगे तो t की वैल्यू आएगी log r0 k1 और 2.303 क्या है 2.303, और वो मान लो कहीं आएगी इस पॉइंट पे। यहाँ मान लो कि हम इस तरीके से मिलाएंगे तो मान लो यहीं कहीं आई, यहाँ से इस तरीके से आ गई। अब ये जो लाइन दिख रही है, ये दिख रही है स्लोप, ये है m की वैल्यू, और m की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू है -k1 2.303 माइनस
K1 2.303। तो आखिरकार अगर तुम्हें इस लाइन का स्लोप निकालना है तो पहली बात है कि तुम्हें K1 की वैल्यू पता होनी चाहिए, और दूसरी बात है कि अगर ग्राफ में दिया जाए तो तुम्हें से कम से कम 2 पॉइंट के पता होना चाहिए, और 2 पॉइंट की वैल्यू तुम स्लोप की वैल्यू आराम से निकाल सकते हो। अब कई बार तुमसे ग्राफ पूछा जाता है कि log R0 अपॉन R का ग्राफ बनाओ वर्सेस किसके, टाइम के रिस्पेक्ट में। कोई बड़ी बात नहीं है, इक्वेशन तुम्हें याद होनी चाहिए। तुम जानते हो कि K1 इज इक्वल टू 1/t 2.303 log R0 अपॉन R। log R0 अपॉन R मतलब ए पूरा जो क्वांटिटी है ए है बाई एक्सिस और ए वाली क्वांटिटी एक्स एक्सिस। तो हम क्या कहेंगे कि ए देखो पूरी क्वांटिटी जो है इसको बोलेंगे हम बाई, और इस क्वांटिटी को बोलेंगे हम एक्स। तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करके t इक्वल टू लिखेंगे 2.303 K1 log R0 अपॉन R। क्या समझे? देखो R0 लिखूं या फिर R0 A लिखूं, दोनों का मतलब एक ही है। गलती से कहीं भी कुछ लिखा जा सकता है, ये ना सोचना कि ए वाली अलग है ये वाली अलग है, एक ही चीज़ है। तो इसको बोलेंगे हम एक्स एक्सिस, इसको हम बोलेंगे बाई एक्सिस। तो x इक्वल टू एम बाई होती है एक इक्वेशन। तो ये जो क्या है, ये है स्लोप की वैल्यू 2.303 अपॉन K1, रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर। तो अगर देखोगे तो इस टाइप का जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट ग्राफ। स्ट्रेट तो पहले वाला ही बनता है लेकिन ये ओरिजिन से पास होता है। तो ग्राफ कुछ बनेगा इस तरीके से, और इस एक्सिस पे होगी log R0 अपॉन R की वैल्यू, यहाँ होगी t की वैल्यू, और ये जो स्लोप है ना, ये स्लोप इसकी वैल्यू है k अपॉन 2.303। देखो दोनों के में बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें और इसमें। याद रखना कि यहाँ बाई एक्सिस पे किसको ले रहे हैं और यहाँ बाई एक्सिस पे किसको ले रहे हैं। यहाँ अगर गलती कर दोगे तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। मैं मानता हूँ कि बच्चों को ये वाला टर्म समझ में नहीं आया होगा, तो मैं तुमसे एक सिंपल सी बात कहूँगा कि तुम्हें ये वाली इक्वेशन याद रखनी है। K1 इक्वल टू 2.303 t log R0 अपॉन R। इस इक्वेशन को याद रखना और इन दोनों ग्राफ को अपने दिमाग में सेट कर लेना। क्या समझे? इन दोनों ग्राफ को अपने में सेट कर लेना। तो ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ क्वेश्चन करेंगे तब जाके तुम्हें बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। देखो एक NCERT का सस्ता सा सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ से लिया गया है? क्वेश्चन लिया गया है NCERT से। NCERT को क्वेश्चन ये कहता है कि द डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट 302 के टेम्परेचर, मतलब N2O5 का डीकम्पोजिशन हो रहा है कितने टेम्परेचर पे? 320 केल्विन टेम्परेचर पे। अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, मतलब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात हो गई है, और रिएक्शन होती है कुछ इस तरीके से 2NO2 1/2 O2, ये रिएक्शन है। और इसमें कहा गया कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ N2O5 इतना था, मतलब इसका इनिशियल कंसंट्रेशन था 1.24 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर, मतलब मोलरिटी। आफ्टर दैट 60 मिनट वाज, मतलब 60 मिनट के बाद इसकी वैल्यू होती है 0.20 इंटू 10⁻⁻² मोल पर लीटर। वो कोई बड़ी बात नहीं है। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 320। देखो टेम्परेचर सब कुछ वही रहा कि अपन को निकालना है कि रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से लेके यहाँ तक आने में से टाइम लगा 60 मिनट। कितना लगा? 60 मिनट।
मतलब टी की वैल्यू जब मतलब टेम्परेचर जब रिएक्शन जब इनिशियल मतलब टी की वैल्यू जब 0 थी तब इतना था, जब टी की वैल्यू 60 मिनट हो गई तब इसकी कंसंट्रेशन इतनी हो गई है। क्या समझे, उसकी कंसंट्रेशन हो गई है इतनी। तो कभी कभार किसी के दिमाग में ये भी आ सकता है, चलो पहले क्वेश्चन कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं, फॉर्मूला लगाओगे K1 इक्वल टू 2.303 टी लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन R। तो वैल्यू पुट करो 2.303 60 लॉग 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2। सॉल्व करोगे आंसर एनसीईआरटी में दिया होगा तो तुम आंसर देखोगे 0.034 पर मिनट। क्या है, 0.0304 पर मिनट। अब देखो कई बार क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लिया जाता है कि इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मतलब कितना प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, और कोई भी टाइम दे देंगे, कुछ भी कैसी भी कंडीशन बना देंगे। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर इसके तुम्हारे पास 1 मॉलिक्यूल्स हैं तो इस जैसे मान लो इसके तुम्हारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, N2O5 के तुम्हारे पास 4 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इससे 8 मॉलिक्यूल्स NO2 के बनेंगे। मोल कॉन्सेप्ट का फॉर्मूला है, यहाँ ध्यान सुनना। और जबकि ऑक्सीजन के मोल्स बनेंगे 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। समझे कि नहीं समझे? अगर इसके 16 मोल हैं, 16 मोल N2O5 है तुम्हारे पास, तो NO2 बनेगा तुम्हारा कितना, 32 मोल, और ये ऑक्सीजन तुम्हारे पास बनेगा 8 मोल। अगर इसकी कंसंट्रेशन 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मोल हो गई है, देखो अब यहाँ दिमाग लगाने वाली बात है, ये वो कंसंट्रेशन है जो बची हुई है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? ये वो कंसंट्रेशन है जो बची हुई है। अब इसमें से निकाल रहा हूँ कि यूटिलाइज कितनी हुई है, तो इसको थोड़ा हम लोग अलग तरीके समझेंगे। देखो हम मान के चलेंगे कि यहाँ समझते हैं, देखो कि N2O5 गिव्स NO2 2 + 1/2 O2। हम मान के चलते हैं कि इसके पास इनिशियल जो मोल हैं वो हैं, इनिशियल कंसंट्रेशन की 17 है, 17 मॉलिक्यूल्स। और कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि इसके पास बचे कितने, अपने इसके पास बचे हम मान लेते हैं 5 मोल। मतलब इसके पास इनिशियली 17 मॉलिक्यूल्स थे, और हम देखते हैं कि टी मतलब 10 सेकंड के बाद इसके पास 5 मॉलिक्यूल्स बचे। कितने बचे, 5 मॉलिक्यूल्स। तो क्वेश्चन इस पे आता है कि आखिरकार NO2 के कितने मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए होंगे, O2 के कितने हुए होंगे। देखो आखिरकार तुम्हारे पास 5 बचे हैं, 17 तुम्हारे पास थे, 17 - 5 12, मतलब 12 मॉलिक्यूल्स N2O5 के यूटिलाइज हो गए हैं रिएक्शन में। क्या हो गए हैं, 12 मॉलिक्यूल्स यूटिलाइज हुए हैं। तो इसका मतलब है कि इसके 12 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए हैं। ये जब 12 मॉलिक्यूल्स कंज्यूम हुए होंगे तो इसके 24 मॉलिक्यूल्स NO2 के बने हुए होंगे। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स बने होंगे, इसके मॉलिक्यूल्स बने होंगे 6। इसमें दिमाग लगाना इस तरीके से। अब आ जाते हैं दोबारा पे। इसके पास तुम्हारी इनिशियल कंसंट्रेशन इतनी थी, इतनी तुम्हारे पास बची हुई है, तो कितनी यूटिलाइज हुई है, 1.24 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 0.20 इंटू 10 की पावर माइनस 2, माइनस करो 1.04। तुम्हारी कितने यूटिलाइज हुए हैं, 1.04। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बना है 1.04 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 2, और इसका आंसर आएगा 1.04 इंटू 10 की पावर माइनस 2 अपॉन 2। इस बात को याद रखना। थोड़ा मुझे पता है कि थोड़ा घुमावदार क्वेश्चन है, लेकिन समझने वाली बात है, इसको याद रख के चलना। अब हम क्या करते हैं, गैसियस फॉर्म में क्वेश्चन कराते हैं।
देखो अगर ये वाला टॉपिक समझ में नहीं तो कोई बात नहीं, स्किप कर सकते हो, आखिरी में बता दूंगा तुम्हें कितना कितना याद रखना है। जैसे मान लेते हैं हम कहते हैं कि हमारे पास एक ए गैस है, उससे बी गैस बनती है और बनती है सी गैस। समझे कि नहीं समझे? देखो अब एक चीज़ याद रखना कि यहाँ गैसेस के केस में पार्शियल प्रेशर या फिर प्रेशर इम्पोर्टेंट होता है। तो मान के चलते हैं कि इसका इनिशियल प्रेशर है पी आई और टोटल प्रेशर है पी टी। जब इसे मान लो एक कंटेनर है, अगर इसमें सिर्फ ए गैस है तो इनिशियली जो प्रेशर होगा सिर्फ P1 की वजह से होगा। अच्छी बात है, समझे कि नहीं समझे? देखो अब देखो हम क्या देखते हैं कि K1 इज इक्वल टू 2.303 T log PI अपॉन PA। देखो अब बात ऐसी है कि इनिशियल प्रेशर इतना था, ये टी टाइम के बाद इसका प्रेशर हो जाता है PA, मतलब इसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर। मतलब इनिशियली पार्शियल प्रेशर PI था, टी टाइम के बाद पार्शियल प्रेशर हो गया है PA। जैसे मान के चलते हैं कि इसका इनिशियली प्रेशर था कितना 15 और 16 सेकंड के बाद इसका पार्शियल प्रेशर हो जाता है कितना 12 मान लेते हैं, जस्ट ऐसा नंबर माना है, समझे? 12 हो जाता है। तो इसको इस तरीके से लिखेंगे K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग, यहाँ इनिशियल प्रेशर और यहाँ PA मतलब पार्शियल प्रेशर। अब देखो ये जब मान लो रिएक्शन जब मतलब हो जाएगा, मतलब टी टाइम पे हो जाएगी, तो कुछ B भी बन जाएगा और कुछ C भी बन जाएगा। तो इसकी वजह से भी कुछ पार्शियल प्रेशर होगा और इसकी वजह से भी पार्शियल प्रेशर होगा, क्योंकि देखो इस कंटेनर में A भी है और इस कंटेनर में B भी है और इस कंसंट्रेशन में इस कंटेनर में C भी है। तो इस कंटेनर का टोटल प्रेशर कितना होगा? इसका टोटल प्रेशर होगा PT इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर बाय A, पार्शियल प्रेशर बाय B और पार्शियल प्रेशर बाय C। पार्शियल प्रेशर मतलब होता है कि आखिरकार इंडिविजुअल हर गैस कितना प्रेशर लगा रही है, मतलब प्रेशर अप्लाइड बाय इंडिविजुअल गैस इस नोन एज अ पार्शियल प्रेशर। जब ये रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो पार्शियल प्रेशर टोटल प्रेशर PT PI के बराबर था, लेकिन अब रिएक्शन हो गई है तो इसके पास ये सब कंसंट्रेशन देखने को मिली। तो टोटल प्रेशर क्या है? PA की वजह से, B की वजह से और C की वजह से। तो हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं कौन सा? NCERT का। देखो NCERT का क्वेश्चन है द फॉलोइंग डाटा वर ऑब्टेन ड्यूरिंग द फर्स्ट ऑर्डर थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। मतलब मान लो कोई कंटेनर है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट है और N2O5 का थर्मल डीकम्पोजिशन हो रहा है, मतलब हीट के फॉर्म में। तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से है, N2O5 गिव्स 2N2O4 प्लस O2। ये तीनों लोग गैस फॉर्म में है, गैस गैस गैस। जब बैलेंस करते हैं तो 2 यहाँ जाता है, 2 यहाँ, और ये पूरा बैलेंस हो गया है। ये रही तुम्हारे पास रिएक्शन। और उसमें कुछ इस तरीके से कहा गया है कि जब टाइम की वैल्यू 0 होती है तो PT टोटल प्रेशर की वैल्यू होती है 0.5 ATM। क्या होती है? 0.5 ATM। लेकिन जब T की वैल्यू हो जाती है 100 सेकेंड तो टोटल प्रेशर की वैल्यू हो जाती है कितनी? 0.512 ATM, मतलब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। अब देखो कंटेनर तो यही है, वॉल्यूम कांस्टेंट रहने वाला है, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ तो बढ़ावा हुआ है। देखो इस तरीके समझते हैं। तो अगर मान लो जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई थी तो इसके अंदर सिर्फ था N2O5 और N2O5 की वजह से प्रेशर था इनिशियल, वो था PT के बराबर, जिसकी वैल्यू थी 0.5 ATM। तो इनिशियल प्रेशर कितना था? 0.5। लिख लो PI इज इक्वल टू 0.5 ATM।
समझे कि नहीं समझे। हम मान के चलते हैं कि इनिशियली इसके पास थे 2 मोल, नहीं मान लो 10 मोल मान लेते हैं। जब रिएक्शन प्रोसीड हुई होगी तो इसके कुछ ना कुछ तो मोल कम हुए होंगे कि नहीं हुए होंगे। मान लो अगर इसके पास 6 मोल बचे हैं तो इसका मतलब 4 मोल तो यूटिलाइज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, और 4 मोल इस सब में यूटिलाइज हुए कि नहीं हुए हैं, उसी बात को समझना है। अब मान लो हमने बोल दिया कि इसका इनिशियल प्रेशर N2O5 का इतना था, इसका मतलब 100 टेम्परेचर पे 100 सेकंड बाद इसका प्रेशर हम मान लेते हैं PA, और इसकी वजह से प्रेशर मान लेते हैं हम PB, और इसकी वजह से मान लेते हैं हम PC। तो PT इज इक्वल टू PA, PB और PC, मतलब 5.12 इज इक्वल टू PA प्लस PB प्लस PC। समझे कि नहीं समझे। देखो अगर मान लो इसके पास 7 मोल थे और इसके पास 5 मोल बचे हैं, तो इसका मतलब है कि 2 मोल यूटिलाइज हुए हैं ना। जब इसके 2 मोल यूटिलाइज होंगे तो तब जाके इसके 2 मोल N2O4 के बनेंगे और 1 मोल बनेगा इसका ऑक्सीजन का। समझे कि नहीं समझे। तो हम मान के चलते हैं, और एक बात बता दें कि P भी इक्वल टू होता है nRT, पार्शियल प्रेशर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स RT/B, वॉल्यूम जिस कंटेनर में है। वॉल्यूम की वैल्यू कांस्टेंट है, R कांस्टेंट होता ही है, T की वैल्यू कांस्टेंट है, तो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। तो हम मान के चलते हैं कि इसका पार्शियल प्रेशर बचा है कितना, PA, इसका पार्शियल प्रेशर PA की वैल्यू मान के चलते हैं PI माइनस 2x। क्या समझे। इसका PB की वैल्यू मान के चलते हैं 2x और PC की वैल्यू मान के चलते हैं x। देखो पार्शियल प्रेशर बाय N2O4 इज 2x, पार्शियल प्रेशर बाय O2 इज x। मुझे पता है वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट अजीब सा बच्चों को समझ में नहीं आता, इसलिए बहुत फोकस करके देखना। समझ रहे कि नहीं समझ रहे। देखो ये 2 कहाँ से आया, 2 है वो मोल की कहानी आई हमने कि जब इसके 2 मोल यूटिलाइज होते हैं तब जाके इसके 2 मोल बनते हैं और इसका 1 मोल बनता है। अगर इसके 6 मोल यूटिलाइज होते हैं तो इसके 6 मोल बनते हैं और इसके बनते हैं कितने, 3 मोल। तो बेसिकली 6 क्या है, 2 × 3। 6 क्या है, 2 × 3, और इस 3 को हमने क्या माना, इस 3 को हमने x माना है। तो इसको क्या लिखोगे, इसको 2x ही तो लिखोगे, इसको भी 2x लिखोगे। कहानी इस तरीके से आई है, तो कहानी रही इस तरीके से। तो ये सब वैल्यू कन्वर्ट करो, PI माइनस 2x प्लस 2x और x, 2x कैंसिल, PI से PI प्लस x, PT की वैल्यू आ गई है, x की वैल्यू क्या आई है, टोटल कितनी है 0.512, इसकी वैल्यू कितनी थी 0.5। देखो 0.512 इक्वल टू 0.5 प्लस x की वैल्यू आ गई है 0.012। तो इसका मतलब है कि 100 सेकंड पे 100 सेकंड के बाद इसका पार्शियल प्रेशर की वैल्यू है 0.012 ATM। इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा 0.024, और इसमें से इतना घटाओ तो को वैल्यू आराम से आ जाएगी। इसका निकालते हैं PA की वैल्यू, 0.5 माइनस
0.024, तो 0.500, 0.024, 6974, मतलब इसका पार्शियल प्रेशर बचा है 0.76, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ PA इज इक्वल टू 0.476, कितने पे, 100 डिग्री, 100 सेकेंड पे। तो K1 की वैल्यू क्या निकली है, K1 इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log PI माइनस PA। ये PA क्या है, PA है पार्शियल प्रेशर एट T टाइम। 2.303, T की वैल्यू 100, लॉग इनिशियल की वैल्यू 0.5, और जब 100 सेकेंड हुआ तो PA की वैल्यू कितनी बची, PO की वैल्यू बची थी 0.476। सॉल्व करके लाओगे K1 की वैल्यू आएगी 4.93 इंटू 10⁻⁻4 पर सेकेंड। मुझे पता है कि वाला क्वेश्चन थोड़ा कठिन लगा हुआ, समझ में बहुत लोगों को नहीं आया होगा, और मुझे ये भी पता है कि बच्चों को समझ में नहीं आया होगा 2x वाला फैक्टर कि किस तरीके से सॉल्व किया जा रहा है। ये सोच लो कि जितना जो पार्शियल प्रेशर करो, समझ लो कि एक प्रकार से मोल के एक फैक्टर से कनेक्टेड है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि यहाँ देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो रहा है। देखो कभी कभार परसेंटेज वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कंपटीशन एग्जाम में तो अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान सुनना। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 20% कंप्लीटेड इन 10 मिनट। तो मतलब कोई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है और 10 मिनट में ये 20% कंप्लीट होती है। तो पता लगाना है कि जब ये रिएक्शन 75% कंप्लीट हो जाएगी तो टाइम कितना लगेगा। देखो इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझना। जैसे मान लो कि हमारे पास A रिएक्टेंट है और B उससे प्रोडक्ट बन रहा है। इसकी इनिशियली कंसंट्रेशन है कितनी है A, और इसकी कंसंट्रेशन है 0। हम क्या देखते हैं 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद अब देखो यहाँ समझना है 20% कंप्लीट हो गई है, मतलब इसका 20% मोल इसके यूटिलाइज हो गए हैं। अगर मान लो इसके मोल थे तुम्हारे पास 100, तो इसके 20 मोल यूटिलाइज हो गए हैं, तो इसके पास कितने मोल बचे हैं 100 माइनस 20, 80 तो बचे हैं ना कि नहीं। तो A माइनस 20% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो इसके पास आंसर कितना आया है, इसके पास आया आंसर कितना कि 100 A माइनस 20A अपॉन 100, तो कितना आया है 80A अपॉन 100, मतलब 0.80A। मतलब इसकी कंसंट्रेशन कितनी बची है 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद बची 0.80A। कन्फर्म है। हाँ देखो अब अगर मैं पूछूं कि इसकी कंसंट्रेशन जब 75% हो गई होगी तो इसके पास कितनी कंसंट्रेशन बची होगी, A माइनस 75% ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, तो 0.25A। इस टाइम की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम क्या करेंगे K इज इक्वल टू 2.303 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन कंसंट्रेशन एट T टेम्परेचर, T टाइम। वैल्यू रखो 2.303 लॉग A अपॉन 0.80A अपॉन 10, सॉल्व करके लाओगे आंसर आएगा 0.0233 पर मिनट। हमारे पास K की वैल्यू आ गई है, K इक्वल टू 2.303 लॉग A0 अपॉन A टाइम। T की वैल्यू निकालनी है 2.303, K की वैल्यू 0.0223 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन A है, कंसंट्रेशन है 0.25, फाइनल कंसंट्रेशन है T टेम्परेचर पे, T टाइम पर। T की वैल्यू सॉल्व करोगे आंसर आएगा 62.18 मिनट। अब कुछ लोग कह रहे हो कैसे जल्दी करते, तो मैं कहूँगा कैलकुलेटर यूज़ करो, मोबाइल यूज़ करो, दिमाग यूज़ करो, आंसर आ जाएगा।